डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक प्रोटीन। तो आज हम प्रोटीन का अध्ययन करेंगे। प्रोटीन अत्यधिक जटिल यौगिक होते हैं, प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो असंख्य भिन्न भिन्न असंख्य, ध्यान रखना बच्चों, असंख्य भिन्न भिन्न अल्फा अमीनो अम्लों के संयोग से बनते हैं। प्रोटीन नाम ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक, प्राइमरी अथवा प्रोटीन। प्रत्येक जीवित कोशिका का जैविक आधार होता है। वनस्पतियों की तुलना में जीव जंतुओं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो प्रोटीन के स्तनधारी प्राणियों में उच्च प्रोटीन पाई जाती है। तो मनुष्य में बाल, त्वचा, नाखून, हीमोग्लोबिन, हार्मोन्स, इंसुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन के सामान्य जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? अधिकांश प्रोटीन उच्च अनुभार युक्त बहुलक होते हैं। प्रोटीन रंगहीन अक्रिस्टलीय होते हैं। इनके गलनांक और कथनांक निश्चित नहीं होते हैं। कुछ प्रोटीन जैसे इंसुलिन आदि क्रिस्टलीय होते हैं। क्रोमोप्रोटीन रंगीन होते हैं। प्रोटीन अधिकांशतः जल, अल्कोहल तथा ईथर में अविलेय होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, प्रोटीन अधिकांशतः जल, अल्कोहल, ईथर इनमें अविलेय होते हैं। कुछ प्रोटीन अम्ल तथा क्षार के तनु विलयन में विलयशील होते हैं। जल के साथ प्रोटीन कोलॉइडी विलयन बनाते हैं। ये कोलॉइडी अणु फिल्टर पत्र में से प्रभावित हो जाते हैं। चर्म पत्र अथवा अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्रभावित नहीं हो पाते हैं। तो प्रोटीन में एक मुक्त अम्लीय तथा एक क्षारीय समूह होता है। प्रोटीन के अणु उभयधर्मी होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, प्रोटीन के अणु उभयधर्मी होते हैं। एक प्रोटीन में एक मुक्त अम्लीय तथा एक क्षारीय समूह उपस्थित होता है। प्रोटीन के निश्चित समविभव बिंदु होते हैं। इस समविभव बिंदु पर प्रोटीन बहुत कम विलयशीलता या विलयता प्रदर्शित करते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, अतः ये वाम ध्रुवण घूर्णक होते हैं। ऑक्सीकरण, प्रोटीन के जलने या सड़ने एवं गलने पर उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण पर एमीन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आदि बनाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीकरण पर एमीन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल आदि बनाते हैं। समविभव बिंदु से कम पीएच पर प्रोटीन धन आयन के समान तथा समविभव बिंदु से अधिक पीएच पर प्रोटीन ऋण आयन के समान व्यवहार करते हैं। अगला है प्रोटीन का विकृतीकरण। किसी जीवधारी की कोशिकाओं में अथवा ऊतकों में विद्यमान विशिष्ट रासायनिक तथा भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत उनमें पाए जाने प्रोटीन के सारूपण को प्रोटीन की सहज अथवा प्राकृत अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में प्रोटीन जैविक रूप से सक्रिय रहता है। प्रोटीन की द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ संरचना को अनुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी रासायनिक बंध अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं। इस जो वातावरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों से शीघ्र भंग हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप जैविक क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के कारण क्या है? कॉज ऑफ डीनेचुरेशन के अधिकांश प्रोटीन्स की जैविक सक्रियता तीव्र खनिज अम्लों अथवा क्षारों के संपर्क आने पर नष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त पीएच में परिवर्तन, लगभग 353 से 373 केल्विन तापक्रम, भारी धातुओं के साथ संपर्क तथा कार्बन विलायक आदि विकृतीकरण के मुख्य कारण होते हैं। तो बच्चों, प्रोटीन के विकृतीकरण में हम इसमें इनके क्या कारण हैं, इनका अध्ययन करने में हमें पता चलता है कि यदि तापक्रम बढ़ा दें या भारी धातुओं जैसे मरकरी, लेड के संपर्क में आने पर प्रोटीन में विकृतीकरण की क्रिया होती है। और भी कारण है, जैसे गर्म करने पर, जैसे अंडे को गर्म करने पर स्कंदित होकर सफ़ेद विकृतीकृत प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है।
बैक्टीरिया के प्रोटीन भी गर्म होने पर स्कंदित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे उपकरण भी जल के साथ उबालते हैं, जिससे उन पर चिपके समस्त बैक्टीरिया स्कंदित हो जाते हैं। तो विकरणों के द्वारा प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है। ये विधि कैंसर के उपचार में प्रोटीन के स्कंदन में प्रयुक्त होती है। कार्बनिक विलायकों द्वारा अल्कोहल एवं एसीटोन के द्वारा भी अधिकांशतः प्रोटीनों का स्कंदन हो जाता है। तो इस प्रकार से घाव या फोड़े फुंसी आदि की ड्रेसिंग करते समय स्प्रिट का उपयोग किया जाता है। खनिज अम्लों द्वारा अकार्बनिक खनिज अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, HNO3 से भी प्रोटीन अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, अगली है भारी धातुओं से अकार्बनिक खनिज अम्लों जैसे AgNO3, HgCl2 आदि प्रोटीन को अवक्षेपित कर देते हैं। यही कारण है कि धातु या धातु लवण शरीर के लिए विष को कार्य करते हैं, क्योंकि शरीर के प्रोटीन को अवक्षेपित कर देते हैं, मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। विकृतीकरण का महत्व। प्रोटीन के इस गुणधर्म का उपयोग रोग लक्षण निदान में भी किया जाता है। ग्लूकोज, यूरिक अम्ल तथा दवाइयों के लघु अणुओं की जांच के लिए विश्लेषित किए जाने वाले रक्त अथवा सीरम के नमूनों को पहले कुछ विशेष अम्लों से उपचारित किया जाता है, जिससे कि उनमें अधिकांश प्रोटीन अवक्षेपित हो जाते हैं। इन्हें अब केंद्रीय विधि द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद सतह पर तैरने वाले प्रोटीन रहित द्रव का रासायनिक विश्लेषण कर लिया जाता है। अगला है प्रोटीनों का वर्गीकरण। तो प्रोटीन का वर्गीकरण 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन कौन से होते हैं? सरल प्रोटीन केवल अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ये जल अपघटन पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे उन्हें वर्गीकृत किया जाएगा इनको, तो कौन कौन से होते हैं? तंतुक प्रोटीन, फाइबर्स वाले प्रोटीन, ये अघुलनशील प्राणी प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन अपघटक एंजाइम से अप्रभावित रहते हैं। तंतुक प्रोटीन लंबी आकृति वाले अणु होते हैं, जो बहुत सी कुंडलित पेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। इस समूह में रेशम, ऊन, त्वचा, बाल, नाखून तथा हड्डी के प्रोटीन समावेशित किए जाते हैं। इनको निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे कोलेजन, केराटिन्स, मायोसिन्स, ओसिन्स। अब ये कोलेजन में क्या होता है? ये संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन है, जिनका उद्भव मीसेंकाइम से होता है। तो कोलेजन जल में अघुलनशील है तथा प्राणी पाचक एंजाइम से अप्रभावित रहते हैं। अगला है केराटिन्स। यह बाल, ऊन, खुर, नाखून आदि के प्रोटीन होते हैं। मायोसिन मांसपेशियों में पाए जाने वाला तंतु प्रोटीन होता है। ओसिन ये प्रोटीन हड्डी तथा दांतों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों। फाइबर्स प्रोटीन, तंतु प्रोटीन 4 प्रकार के हैं: कोलेजन प्रोटीन, केराटिन्स वाले, मायोसिन वाले और ओसिन वाले। अगला है गोला के आकार वाले गोलाकार प्रोटीन। इनमें पेप्टाइड श्रृंखलाएं बहुत संघनता से विलयन फोल्डेड या कुंडलित रहती है, अति आकृति में गोलाकार या अंडाकार होते हैं। सामान्य रूप से ये जल अथवा लवण, अम्लक्षार एवं अल्कोहल के जलीय माध्यम में घुलनशील होते हैं। इस समूह में एंजाइम, ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन तथा ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन आदि प्रोटीन हार्मोन होते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर इन्हें निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोलिन, स्प्रोटामिन्स, ग्लूटेनिन, प्रोमाइन्स। तो एल्बुमिन्स, तो ये एल्बुमिन्स जो होते हैं बच्चों, ये जल में घुलनशील है तथा गर्म करने में स्कंदित हो जाते हैं, जैसे अंडे की एल्बुमिन। आगे ग्लोब्यूलिन, ये जल में अघुलनशील तथा बहुत कम घुलनशील होते हैं। उदासीन लवण जैसे सोडियम क्लोराइड मिलाने पर इनकी घुलनशीलता बढ़ जाती है।
ताप द्वारा ये प्रोटीन पे स्कंदित हो जाते हैं। उदाहरण जैसे ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, मांसपेशियों का मायोसिन। हिस्टोन, ये सारे प्रोटीन हैं, ये जल तथा तनु अम्लों में घुलनशील होते हैं। कोशिकाओं में हिस्टोन न्यूक्लिक अम्लों के साथ संयोजित रहता है। रक्त के हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला ग्लोबिन एक हिस्टोन होता है। अगला प्रोटामिन्स, ये अपेक्षाकृत कम अणुभार वाले प्रबलशाली होते हैं। ये जल, तनु, अमोनिया इनमें विलयशील होते हैं। गर्म करने पर स्कंदित नहीं होते हैं। प्रोटामिन्स का ध्यान रखना बच्चों, ये गर्म करने पर स्कंदित नहीं होते हैं, जैसे सेलमीन, क्लूपीन, स्टोरीन आदि उदाहरण हैं। ग्लूटेनिन, यह आंसू जल एल्कोहल में अविलय होते हैं। तनु अम्लीय क्षारीय विलयन में विलय होते हैं। इनके उदाहरण जैसे गेहूं में मिलने वाला ग्लूटेनिन तथा चावल का ओर्जिनिन। तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन मिलता है? ग्लूटेनिन। चावल का होता है ओर्जिनिन। प्रोलामिन्स, ये परिशुद्ध एल्कोहल तथा जल में अघुलनशील होते हैं तथा ये गर्म करने पर स्कंदित नहीं होते हैं, जैसे मक्का से प्राप्त होने वाला जीन, गेहूं से प्राप्त होने वाला ग्लाइडीन आदि। अगला है फिर संयुग्मित प्रोटीन। अभी तो हमने सरल प्रोटीन का अध्ययन किया, अब है संयुग्मित प्रोटीन। ये जटिल प्रोटीन है। इन प्रोटीन अणु कुछ अन्य विशिष्ट अप्रोटीन यौगिकों के साथ संयुक्त होते हैं। इस अप्रोटीन भाव को प्रोस्टेटिक समूह कहते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन से प्रोस्टेटिक समूह को पृथक किया जा सकता है। तो प्रोस्टेटिक समूह के प्रोटीन के 8 भागों में विभाजित किया जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, धात्विक प्रोटीन और फ्लेवोप्रोटीन। तो न्यूक्लियोप्रोटीन, ये प्रोटीन के न्यूक्लिक अम्लों के साथ संयोजन से बनते हैं। म्यूकोप्रोटीन, प्रोटीन घटक कार्बोहाइड्रेट की एक बड़ी मात्रा के साथ संयोजित होता है, जिसे हेक्सोमेनिन कहते हैं। तो अंडे की सफेदी में पाए जाने वाला। अगला है ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें प्रोस्टेटिक समूह के रूप में कार्बोहाइड्रेट अणु अल्प मात्रा में पाया जाता है। उदाहरण जैसे सामान्य एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन। अगला है क्रोमोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ प्रोस्टेटिक समूह के रूप में एक रंगीन यौगिक संयुक्त होता है, जैसे हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, इनमें क्रोमोप्रोटीन होता है। आगे लिपोप्रोटीन, इसमें प्रोस्टेटिक समूह के रूप में फास्फोलिपिड, लेसेथिन आदि प्राप्त होते हैं। ये पानी में घुलनशील संयुग्मित प्रोटीन होते हैं। अगला धात्विक प्रोटीन, इस वर्ग में धातुओं से संयुक्त होने वाले प्रोटीन आदि आते हैं। फ्लेवोप्रोटीन, प्रोस्टेटिक समूह फ्लेविन घटक होते हैं। आगे है फॉस्फोप्रोटीन, इसमें प्रोस्टेटिक समूह के रूप में फॉस्फेरिक समूह होता है। अब है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, ये प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों।